विजन IAS नवंबर 2025 में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ये सभी टॉपिक को कवर करेंगे। लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार केस में देश के लैंड रजिस्ट्रेशन और टाइटलिंग सिस्टम में बुनियादी सुधार की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं हैं और हमें एक आधुनिक सिस्टम की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के उस नियम को रद्द कर दिया जिसमें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए म्यूटेशन प्रूफ को अनिवार्य बनाया गया था। म्यूटेशन का मतलब है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अपडेट करना। कोर्ट ने साफ कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, न कि ओनरशिप को। ओनरशिप यानी मालिकाना हक साबित करने के लिए म्यूटेशन एक अलग प्रोसेस है जो टाइटल नहीं देता। कोर्ट ने भारत में पुराने लैंड रिकॉर्ड्स की वजह से बने ब्यूरोक्रेटिक लूप की आलोचना की। ये लूप मतलब सरकारी दफ्तरों में घूम फिर कर काम निपटाने की परेशानी। कोर्ट ने सुझाव दिया कि पूरे देश में एक आधुनिक डिजिटल और कंक्लूसिव टाइटलिंग सिस्टम लाया जाए जो क्लियर ओनरशिप स्थापित करे। इससे विवाद कम होंगे और प्रॉपर्टी डीलिंग आसान होगी। एक और हालिया केस है कि गोपी बनाम सब रजिस्ट्रार जो 2025 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सब रजिस्ट्रार को टाइटल या ओनरशिप चेक करने का अधिकार नहीं देता। उनका रोल सिर्फ मिनिस्टीरियल है, यानी वे सिर्फ पेपर वर्क चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं और पार्टियां ने वॉलंटरी साइन किए हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब भारत में लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें। लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब राज्य सरकारें इसे हैंडल करती है। लेकिन डीड्स का रजिस्ट्रेशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है जो संविधान की शेड्यूल 7 में है। इसका मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इस इमेज में दिखाया गया है कि लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है डीड्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम और दूसरा है टाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसे टोरेंट सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले डीड्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम समझिए। ये भारत में अभी मुख्य रूप से चल रहा है। इसमें डीड्स यानी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रजिस्टर किया जाता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन से खुद टाइटल यानी मालिकाना हक की गारंटी नहीं मिलती। ओनरशिप साबित करने के लिए आपको पुरानी डीड्स की पूरी चेन ट्रेस करनी पड़ती है, यानी पिछली सभी सेल डीड्स को जोड़कर देखना पड़ता है। इससे विवाद बहुत होते हैं क्योंकि कोई एक लिंक कमजोर हुआ तो पूरा क्लेम कमजोर हो जाता है। अब दूसरा प्रकार है टाइटल रजिस्ट्रेशन या टोरेंट सिस्टम। ये ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विकसित देशों में चलता है। इसमें रजिस्ट्रेशन ही टाइटल का कंक्लूसिव प्रूफ होता है, मतलब निर्णायक सबूत। गवर्नमेंट खुद टाइटल की गारंटी देती है। ओनरशिप सिर्फ रजिस्ट्रेशन से बदलती है और मालिक को टाइटल का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर कोई गलती हुई तो गवर्नमेंट कंपेंसेशन देती है। इससे ट्रांजैक्शन आसान, सुरक्षित और तेज होते हैं। विवाद बहुत कम हो जाते हैं। सबसे पहले मौजूदा सिस्टम की समस्याएं देखें। भारत का प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन सिस्टम अभी भी कॉलोनियल दौर के कानूनों पर चल रहा है, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये सदी पुराने हैं, आज के डिजिटल जमाने में फिट नहीं बैठते। दूसरी बड़ी समस्या है नो कंक्लूसिव टाइटल। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सेल डीड रजिस्टर करने से ओनरशिप की गारंटी नहीं मिलती। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन का पब्लिक रिकॉर्ड है जिसकी एविडेंशियल वैल्यू प्रिजम्प्टिव है, यानी अनुमान पर आधारित, निर्णायक सबूत नहीं। इसकी वजह से लिटिगेशन बहुत बढ़ गया है। फेक डॉक्यूमेंट्स, लैंड एनक्रोचमेंट, वेरिफिकेशन में देरी, प्रिजम्प्टिव टाइटल और राज्य स्तर पर अलग अलग प्रोसीजर से सिविल केसों के 66% लैंड डिस्प्यूट से जुड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी कम नहीं। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में खरीदार, विक्रेता और 2 गवाहों की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, जो समय लेने वाला और मुश्किल है। साथ ही लैंड स्टेट सब्जेक्ट होने से हर राज्य में प्रोसीजर अलग है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं। डिजिटाइजेशन भी अधूरा है। DILRMP और NGDRS जैसे प्रोग्राम रिकॉर्ड्स डिजिटाइज कर रहे हैं, लेकिन पुरानी गलत या अस्पष्ट टाइटल्स को ठीक नहीं कर पाते। अब सुधार के कदम देखें। DILRMP का मकसद मैनुअल प्रिजम्प्टिव टाइटल को डिजिटल कंक्लूसिव टाइटलिंग में बदलना है। ये 2025-26 तक एक्सटेंड हो चुका है। इसके तहत यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ULPIN या भू आधार है, जो 14 डिजिट का ID है, जियो कोऑर्डिनेट्स पर आधारित। इससे ट्रांजैक्शन आसान और डिस्प्यूट्स कम होंगे। NGDRS या ई रजिस्ट्रेशन से ऑनलाइन डीड एंट्री, पेमेंट, अपॉइंटमेंट और डॉक्यूमेंट सर्च हो जाता है। ई कोर्ट को लैंड रिकॉर्ड से लिंक करने से कोर्ट को सही जानकारी मिलती है, केस जल्दी निपटते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स को ट्रांसलिटरेशन से लोकल भाषा से संविधान की 22 भाषाओं में बदलना आसान हो जाता है। कई राज्यों में अलग पोर्टल हैं, जैसे तेलंगाना का धारणी, कर्नाटक का कावेरी और वेस्ट बंगाल का बांग्लार भूमि, जो रिकॉर्ड्स डिजिटाइज और ट्रांजैक्शन आसान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कंक्लूसिव टाइटलिंग की बात की।
मतलब रजिस्ट्रेशन ही ओनरशिप का पूरा और निर्णायक सबूत हो। कोर्ट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वो एक कमेटी बनाए जिसमें राज्य भी शामिल हों। ये कमेटी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को कंक्लूसिव टाइटलिंग से जोड़ने का तरीका देखेगी। अभी हमारा सिस्टम प्रिजम्प्टिव है, जहां रजिस्ट्रेशन सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, गारंटी नहीं देता। दूसरा, पुराने कानूनों को रिस्ट्रिक्चर करने की सलाह दी। लॉ कमीशन को रिपोर्ट तैयार करनी है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और स्टैंप एक्ट 1899 जैसे सदी पुराने कानूनों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कैसे मैच किया जाए। ये कानून कॉलोनियल है, आज के जमाने में फिट नहीं। तीसरा पॉइंट है सिंक्रोनाइजेशन। रजिस्ट्रेशन को रियल टाइम लैंड होल्डिंग रिकॉर्ड से जोड़ा जाए। म्यूटेशन, सर्वे और सेटलमेंट ऑपरेशंस टाइमली और एक्यूरेट हो ताकि रजिस्ट्रेशन असल होल्डिंग को दिखाए। अभी ये अलग अलग है, जिससे कंफ्यूजन होता है। चौथा, एक परमानेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाने का सुझाव। रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए ऐसी संस्था हो जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनाए और रियल टाइम में अपग्रेडेशन करे। इससे सिस्टम मजबूत और एक समान बनेगा। सबसे इंटरेस्टिंग है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जोर। कोर्ट ने कहा कि ब्लॉकचेन से सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और टैंपर प्रूफ सिस्टम बन सकता है। ब्लॉकचेन क्या है? ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है जहां ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स में क्रिप्टोग्राफिकली चेन से जुड़े होते हैं। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, रिकॉर्ड्स बदलना नामुमकिन और सब वेरीफाइबल। इससे कैडेस्ट्रल मैप्स, सर्वे डेटा और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एक सिंगल डिजिटल फ्रेमवर्क में आ सकते हैं। फ्रॉड कम होगा, ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी और पब्लिक ट्रस्ट मजबूत होगा। अगर आपको वीडियो उपयोगी लग रही है तो अभी इसे लाइक करें। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 यानी डीपीडीपी रूल्स 2025 के बारे में बात करेंगे। हाल ही में नवंबर 2025 में सरकार ने इन रूल्स को नोटिफाई किया है, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को पूरी तरह लागू करता है। ये रूल्स न्यूज में क्यों हैं? भारत सरकार ने नवंबर 2025 को डीपीडीपी रूल्स 2025 नोटिफाई किए। इससे 2023 का डीपीडीपी एक्ट पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मीटीवाई के तहत आते हैं। संगठनों को अपने सिस्टम सुधारने और जिम्मेदार डेटा प्रैक्टिस अपनाने के लिए 18 महीने का फेस्ट कंप्लायंस पीरियड दिया गया है। मतलब धीरे धीरे लागू होगा ताकि बिजनेस को एडजस्ट करने का समय मिले। अब मुख्य प्रोविजंस देखें। सबसे पहले डेटा फिड्यूशरी यानी जो कंपनियां या संस्थाएं पर्सनल डेटा हैंडल करती है, उनकी ऑब्लिगेशंस। उन्हें स्टैंडअलोन कंसेंट नोटिस जारी करना होगा जो क्लियर और सिंपल हो। इसमें पर्सनल डेटा का आइटमाइज्ड डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक पर्पस और कंसेंट विदड्रॉ करने का तरीका बताना जरूरी। खास बात यह कि कंसेंट विदड्रॉ करना उतना ही आसान होना चाहिए जितना देना था। अगर पर्पस पूरा हो गया तो पर्सनल डेटा डिलीट करना होगा, जब तक कानूनन रखना जरूरी ना हो। लेकिन प्रोसेसिंग से जुड़े लॉग्स कम से कम 1 साल रखने होंगे, या कानून कहे तो ज्यादा। पर्सनल डेटा ब्रीच होने पर बिना देरी के प्रभावित लोगों को नोटिफाई करना होगा। बताना होगा कि क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या कदम उठाए गए। वेबसाइट या ऐप पर डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर या डेजिग्नेटेड ऑफिसर का बिजनेस कॉन्टैक्ट पब्लिश करना होगा ताकि डेटा से जुड़ी क्वेरीज के लिए संपर्क हो। एक्सेस, करेक्शन, अपडेट या इरेजर की रिक्वेस्ट पर 90 दिनों में जवाब देना अनिवार्य। बच्चों के डेटा की स्पेशल प्रोटेक्शन। प्रोसेसिंग से पहले पेरेंट या गार्जियन से वेरीफाइबल कंसेंट लेना होगा। लेकिन हेल्थ केयर, एजुकेशन या बच्चे की रियल टाइम सेफ्टी जैसे एसेंशियल पर्पस के लिए कंसेंट से छूट है। सिटीजन्स के राइट्स और प्रोटेक्शन मजबूत है। आप अपने डेटा की जानकारी मांग सकते हैं, करेक्शन करा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं और ग्रीवांस रजिस्टर कर सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया यानी डीपीबीआई बनेगा, जिसमें 4 मेंबर्स होंगे। डेडिकेटेड पोर्टल और मोबाइल ऐप से सिटीजन्स कंप्लेंट फाइल और ट्रैक कर सकेंगे। बोर्ड के डिसीजन के खिलाफ अपील TDSAT यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में होगी। अन्य प्रोविजंस में सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी यानी SDFS पर ज्यादा ऑब्लिगेशंस। उन्हें पीरियडिक डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट, हर 12 महीने इंडिपेंडेंट ऑडिट, न्यू या सेंसिटिव टेक्नोलॉजी यूज पर स्ट्रिक्ट चेक्स करने होंगे। कंसेंट मैनेजर सिर्फ इंडिया बेस्ड कंपनियां हो सकती है। डिसेबल्ड पर्सन्स जो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन है। अब हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 यानी डीपीडीपी एक्ट 2023 के बारे में बात करेंगे। ये एक्ट अब रूल्स 2025 के साथ पूरी तरह लागू हो चुका है। डीपीडीपी एक्ट 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लोगों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है, साथ ही कानूनी उद्देश्यों के लिए डेटा प्रोसेस करने की जरूरत को भी मान्यता देता है। मतलब प्राइवेसी और डेटा यूज का बैलेंस। इस एक्ट के 7 कोर प्रिंसिपल्स है।
कंसेंट और ट्रांसपेरेंसी, पर्पस लिमिटेशन यानी सिर्फ बताए गए उद्देश्य के लिए यूज, डेटा मिनिमाइजेशन यानी जितना जरूरी उतना ही डेटा कलेक्ट करना, एक्यूरेसी, स्टोरेज लिमिटेशन यानी जरूरत खत्म होने पर डिलीट, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स और अकाउंटेबिलिटी। कुछ मुख्य डेफिनेशन समझिए। डेटा प्रिंसिपल वो व्यक्ति है जिसका डेटा है। डेटा फिड्यूशरी वो कंपनी, व्यक्ति या सरकारी संस्था है जो डेटा प्रोसेस करती है। कंसेंट मैनेजर वो संस्था है जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होती है और लोगों को कंसेंट देने, रिव्यू करने या विदड्रॉ करने में मदद करती है। एक्ट कहाँ लागू होता है? भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग पर, चाहे डेटा ऑनलाइन कलेक्ट हुआ हो या बाद में डिजिटाइज किया गया। भारत के बाहर भी लागू अगर भारत में गुड्स या सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, लेकिन पर्सनल यूज का डेटा या पब्लिकली उपलब्ध डेटा पर लागू नहीं। कंसेंट की जरूरत। पर्सनल डेटा सिर्फ कानूनी उद्देश्य के लिए और डेटा प्रिंसिपल की कंसेंट से प्रोसेस होगा, लेकिन सरकारी बेनिफिट्स, मेडिकल इमरजेंसी जैसे लेजिटिमेट यूजेस में कंसेंट की जरूरत नहीं। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया यानी डीपीबीआई कंप्लायंस मॉनिटर करेगा और पेनल्टी लगा सकता है। नॉन कंप्लायंस पर भारी जुर्माना। सिक्योरिटी सेफगार्ड्स फेल होने पर 250 करोड़ तक, डेटा ब्रीच न बताने या बच्चों से जुड़े वायोलेशन पर 200 करोड़ तक और बाकी वायोलेशन पर 50 करोड़ तक। एक्ट ने आरटीआई एक्ट की सेक्शन 8(1)(j को रिवाइज किया। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर एक्सेम्प्ट है। अब सवाल ये कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले इंडिविजुअल प्राइवेसी की प्रोटेक्शन। बिना सेफगार्ड्स के स्टेट या बिग टेक कंपनियां सर्विलांस, प्रोफाइलिंग कर सकती है। बायोमेट्रिक्स, लोकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल डेटा सब रिस्क में। डेटा मिसयूज और एक्सप्लॉयटेशन रोकना जरूरी। इससे आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड, टारगेटेड मैनिपुलेशन जैसे एड्स या इलेक्शन इंटरफेरेंस होता है। उदाहरण के लिए एनसीआरबी के अनुसार 2021 से 2023 तक साइबर क्राइम केसों में 33,000 की बढ़ोतरी हुई। साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी। बड़े डेटा सेट हैकर्स और दुश्मन देशों के लिए टारगेट है। 2022 में 10.29 लाख साइबर इंसिडेंट्स थे, जो 2024 में बढ़कर 22.68 लाख हो गए। डिजिटल इकोनॉमी में ट्रस्ट बनाना। इससे भारत की डिजिटल इकोनॉमी सिक्योर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव तरीके से बढ़ेगी। 2022-23 में डिजिटल इकोनॉमी जीडीपी का 11.74% थी। वुल्नरेबल ग्रुप्स जैसे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं डेटा ब्रीच, ऑनलाइन हैरासमेंट से ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी सेफगार्डिंग जरूरी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आई का एथिकल यूज सुनिश्चित करना। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फेयर एल्गोरिदम और ह्यूमन ओवरसाइट। अब हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और नवंबर 2025 में नोटिफाई हुए डीपीडीपी रूल्स 2025 की आलोचनाओं पर बात करेंगे। सबसे बड़ी आलोचना है ब्रॉड एक्सेम्पशंस। एक्ट में सरकार खुद को या अपनी एजेंसियों को स्टेट सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी या पब्लिक ऑर्डर के नाम पर डेटा प्रोटेक्शन ऑब्लिगेशन से एक्सेम्प्ट कर सकती है। दूसरी कमी है मिसिंग राइट्स। एक्ट में राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी नहीं है, यानी अपना डेटा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे में ट्रांसफर करने का अधिकार। साथ ही राइट टू बी फॉरगॉटन भी पूरी तरह नहीं, जो पुराने या अनरेलेवेंट डेटा को ऑनलाइन डिस्क्लोजर से हटाने का है। जीडीपीआर जैसे ग्लोबल लॉ में ये है, लेकिन यहाँ नहीं। इससे यूजर्स का कंट्रोल कम हो जाता है। डेफिनेशंस में एम्बिग्यूटी है, जैसे सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी की डेफिनेशन और थ्रेशोल्ड्स क्लियर नहीं, जिससे स्ट्रिक्टर ऑब्लिगेशंस लागू करने में कंफ्यूजन होगा। कंप्लायंस बर्डन और इनोवेशन पर इम्पैक्ट। हाई कंप्लायंस कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी से डेटा हैवी बिजनेस, खासकर स्टार्टअप्स और एसएमईएस प्रभावित होंगे। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये इनोवेशन को स्टिफल कर सकता है। हालांकि सरकार का दावा है कि रूल्स सिंपल हैं और बर्डन कम करते हैं, लेकिन छोटे बिजनेस के लिए अभी भी चैलेंजिंग है। अब अन्य इनिशिएटिव्स देखें। 2017 का केस पुट्टास्वामी जजमेंट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया आर्टिकल 21 के तहत और मजबूत डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की मांग की। जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णा कमेटी 2017 ने डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज एग्जामिन किए और कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की रिकमेंडेशन दी। डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट यानी दिशा हेल्थ केयर डेटा प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क है। सर्ट-इन के साइबर सिक्योरिटी डायरेक्शंस अप्रैल 2022 में डेटा ब्रीच 6 घंटे में रिपोर्ट करने और सिक्योरिटी लॉग्स रखने के हैं। निष्कर्ष में कहें तो डीपीडीपी एक्ट और रूल्स ट्रस्टवर्थी डिजिटल एनवायरनमेंट की तरफ बड़ा स्टेप है। पर्सनल डेटा हैंडलिंग क्लियर करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स मजबूत और ऑर्गेनाइजेशंस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स। लेकिन कमियों को दूर करने की जरूरत है, ताकि प्राइवेसी और इनोवेशन का बैलेंस बना रहे। आप इस कोर्सेज टैब के माध्यम से आप विजन IAS मैगजीन 2025 की सभी वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देख सकते हैं। इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस। हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
यानी मेटी ने इंडिया आई मिशन के तहत इंडिया आई गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की है। यह एक बड़ा कदम है क्योंकि आई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा है और इसके सही इस्तेमाल के लिए नियम जरूरी है। अब इन गाइडलाइंस के बारे में समझते हैं। ये गाइडलाइंस एक मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क का प्रस्ताव करती हैं, जो कटिंग एज इनोवेशन को बढ़ावा दे, आई को सुरक्षित तरीके से विकसित और इस्तेमाल करे और साथ ही व्यक्तियों और समाज के लिए जोखिमों को कम करे। मतलब एआई का फायदा सबको मिले लेकिन नुकसान न हो। इन गाइडलाइंस को लागू करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। सबसे ऊपर एक हाई लेवल बॉडी है जिसे आई गवर्नेंस ग्रुप कहते हैं। ये पूरे भारत में आई गवर्नेंस की पॉलिसी बनाएगा और सभी एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन करेगा। फिर गवर्नमेंट एजेंसियां जैसे मेटी, एमएचए वगैरह और सेक्टरल रेगुलेटर्स जैसे आरबीआई, सेबी, ट्राई, सीसीआई वगैरह अपने अपने क्षेत्रों में स्पेसिफिक नियम बनाएंगे और शिकायतों को हैंडल करेंगे। इसके अलावा एडवाइजरी बॉडी जैसे नीति आयोग, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर वगैरह आई गवर्नेंस ग्रुप को रेगुलर ब्रीफिंग और स्ट्रेटेजिक एडवाइस देंगी। और स्टैंडर्ड्स बॉडी जैसे बीआईएस, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर वगैरह आई रिस्क टैक्सोनॉमिज, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स वगैरह विकसित करेगी। ये सब मिलकर आई को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करेंगे। अब आई गवर्नेंस में क्या क्या इश्यूज है उन्हें समझते हैं। पहला है डिजिटल डिवाइड। ग्रामीण और कम विकसित इलाकों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आई सॉल्यूशंस लगाने का खर्च ज्यादा है और सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, पब्लिक सर्विसेज में कंप्यूटिंग एक्सेस कमजोर है, जिससे एआई का एक समान इस्तेमाल नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए इंटरनेट इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के मुताबिक 51% ग्रामीण आबादी अभी भी इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करती। दूसरा इश्यू है डिस्क्रिमिनेशन। अगर आई को बायस डेटा पर ट्रेन किया जाए तो यह वेलफेयर, पुलिसिंग वगैरह में भेदभावपूर्ण रिजल्ट दे सकता है, जो मौजूदा असमानताओं को बढ़ाएगा और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को ज्यादा प्रभावित करेगा अगर सेफगार्ड्स ना हो। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। आई के ओपेक, ब्लैक बॉक्स डिसीजन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मुश्किल बनाते हैं, खासकर वेलफेयर और लॉ एनफोर्समेंट में। बिना क्लियर ऑडिट मैकेनिज्म के डिसीजन को जांचना और इंस्टीट्यूशंस को जवाबदेह बनाना मुश्किल होता है। चौथा है साइबर सिक्योरिटी। आई सिस्टम्स पर साइबर अटैक्स जैसे डेटा मैनिपुलेशन और मॉडल हाईजैकिंग हो सकते हैं, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बाधित करेंगे और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करेंगे, जिससे एआई एनेबल्ड गवर्नेंस प्रभावित होगा। पांचवा है पॉलिसी एंड रेगुलेशन। मौजूदा सेक्टरल लॉज को रिव्यू करने की जरूरत है ताकि एआई एनेबल्ड डिसीजन मेकिंग से आने वाले रेगुलेटरी गैप्स को भरा जाए, खासकर सेंसिटिव डोमेन्स जैसे हेल्थ केयर और फाइनेंस में। उदाहरण के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट को एआई बेस्ड रेडियोलॉजी टूल्स के लिए अपडेट करना चाहिए, जो अवैध सेक्स डिटर्मिनेशन को एनेबल कर सकते हैं। छठा है आईपीआर रिलेटेड इश्यूज। आई मॉडल्स को कॉपीराइटेड मटेरियल पर बिना कंसेंट ट्रेन किया जाए तो ओनरशिप और कंपेंसेशन के डिस्प्यूट्स होते हैं, जो आउटपुट्स पर क्रिएटर्स या आई डेवलपर्स के राइट्स पर अनिश्चितता पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए गूगल के खिलाफ लॉसूट, जहां आई ओवरव्यूज फीचर के लिए पेटिशनर्स ने कहा कि यह ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकता है और पब्लिशर्स व कंटेंट प्रोवाइडर्स की रेवेन्यू को प्रभावित कर सकता है। आखिरी इश्यू है मिसयूज। आई का मालिशियस इस्तेमाल जैसे डीप फैक्स, डेटा पॉइजनिंग, एडवर्सेरियल अटैक्स और एआई ड्रिवन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसप्ट कर सकते हैं, पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी को कमजोर कर सकते हैं। आई गवर्नेंस के लिए उठाए गए इनिशिएटिव्स पर बात करेंगे। सबसे पहले भारत में आई गवर्नेंस के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। पहला है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आई यानी एनएसआई। यह नीति आयोग की #आई फॉर ऑल स्ट्रेटेजी है, जो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में आई पर फोकस करती है। इसका मकसद इन क्षेत्रों में आई का इस्तेमाल बढ़ाकर समस्याओं को सॉल्व करना है। दूसरा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। यह इंडिविजुअल्स के लिए डेटा प्रोटेक्शन को मजबूत करता है और आई से जुड़े प्राइवेसी कंसर्न्स को एड्रेस करता है। मतलब आई में इस्तेमाल होने वाले डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तीसरा है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आई यानी GPAI। इसका उद्देश्य आई के रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और एप्लीकेशन को डायरेक्ट करना है, जिसमें ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर फोकस है। भारत GPAI का फाउंडिंग मेंबर है, जो दिखाता है कि हम ग्लोबल लेवल पर आई को जिम्मेदारी से हैंडल करने में सक्रिय है। अब ग्लोबल लेवल पर आई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स देखते हैं। पहला है यूरोप का आई एक्ट 2024। ये यूरोप का पहला बड़ा रेगुलेशन है आई पर, जो एप्लीकेशंस को 4 रिस्क लेवल्स में कैटेगोराइज करता है: अनएक्सेप्टेबल, हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क और मिनिमल रिस्क। इससे आई के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाया जाता है। दूसरा है ब्लेचली डिक्लेरेशन 2023।
इसे 28 देशों और यूरोपियन यूनियन ने साइन किया है, जो फ्रंटियर आई के अवसरों और रिस्क पर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग स्थापित करता है। तीसरा है G7 पैक्ट ऑन आई 2023। इसका उद्देश्य आई सिस्टम्स के रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क स्थापित करना है और इसमें पार्टिसिपेशन वॉलटरी है। चौथा है OECD आई प्रिंसिपल्स 2019। ये पहले इंटरगवर्नमेंटल स्टैंडर्ड हैं आई पर, जो इनोवेटिव, ट्रस्टवर्थी आई को प्रमोट करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सम्मान करता है। अब इंडिया आई मिशन के बारे में बात करते हैं। इसे 2024 में लॉन्च किया गया, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम बनाने का उद्देश्य रखता है, जो आई इनोवेशन को फोस्टर करे, कंप्यूटिंग एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करे और डेटा क्वालिटी को एनहांस करे। ये 10,000 से ज्यादा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयू को डिप्लॉय करना चाहता है एडवांस्ड आई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जीपीयू एक पावरफुल कंप्यूटर चिप है जो इमेजेस और ग्राफिक्स को फास्ट प्रोसेस करता है, आई प्रोग्राम्स चलाता है और कॉम्प्लेक्स टास्क को रेगुलर प्रोसेसर से ज्यादा एफिशिएंटली हैंडल करता है। यह एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है मेटी द्वारा और इसे इंडिया आई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इम्प्लीमेंट करता है। अंत में निष्कर्ष, रिस्क बेस्ड रेगुलेशन को इनोवेशन फ्रेंडली स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़कर, इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को मजबूत करके भारत आई को डेवलपमेंट का फोर्स मल्टीप्लाई बना सकता है, न कि एक्सक्लूजन या हार्म का सोर्स। एक कोलेबोरेटिव अप्रोच जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ग्लोबल कोऑपरेशन से गाइडेड हो, आई को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, पब्लिक ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म नेशनल प्रायोरिटीज से अलाइन रखने के लिए क्रिटिकल होगा, जिससे भारत ग्लोबल आई इकोसिस्टम में रिस्पॉन्सिबल और क्रेडिबल लीडर बने। PT 365 की पूरी और डीप एनालिसिस वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर आने वाली है। अगर आप एग्जाम में कोई भी इंपॉर्टेंट करंट इश्यू मिस नहीं करना चाहते, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्राइब्यूनल्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो विभिन्न ट्रिब्यूनल्स के सदस्यों की नियुक्ति, टेन्योर और सर्विस कंडीशंस से जुड़ा है। अब जजमेंट के की हाइलाइट्स देखते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव ओवरराइड ओवर जुडिशियल डायरेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 2021 का एक्ट उन बाइंडिंग जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के खिलाफ है, जो बार बार नियुक्ति, टेन्योर और ट्रिब्यूनल सदस्यों के फंक्शनिंग के स्टैंडर्ड्स को क्लियर करते रहे हैं। पहले 2020 में मद्रास बार एसोसिएशन केस MBA में कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 को स्ट्राइक डाउन किया था और 2021 में मद्रास बार एसोसिएशन केस MBA में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 को। दूसरा है अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। एक्ट पिछली जजमेंट्स में पहचाने गए डिफेक्ट्स को हटाने में फेल होता है, बल्कि उन्हें नए लेबल के तहत दोबारा लागू करता है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का उल्लंघन करता है। तीसरा है प्रेजेंट स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पार्लियामेंट एक नया एक्ट नहीं बनाती जो पिछली जजमेंट्स के डायरेक्शंस को लागू करे, तब तक MBA और MBA व केसों के डायरेक्शंस लागू रहेंगे। चौथा है नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। कोर्ट ने यूनियन को निर्देश दिया कि 4 महीने के अंदर नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाए। अब एक्ट में की कंटेंशियस इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 में टेन्योर और एज लिमिट, सदस्यों के लिए 4 साल की टेन्योर और नियुक्ति के लिए मिनिमम 50 साल की उम्र। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में टेन्योर 4 साल की फिक्स्ड टेन्योर ट्रिब्यूनल्स की इंडिपेंडेंस के लिए अपर्याप्त है। कोर्ट ने कहा कि सदस्यों को कम से कम 5 साल की टेन्योर होनी चाहिए और कम से कम 10 साल के एक्सपीरियंस वाले लॉयर्स को नियुक्ति के लिए कंसिडर किया जाए। एक्ट में सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, चेयरपर्सन और सदस्यों की रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देने के लिए। कमेटी की कंपोजिशन, चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या CJI द्वारा नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट जज, 2 सदस्य सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड सेक्रेटरीज, 1 सदस्य चेयरपर्सन की नियुक्ति के मामले में आउटगोइंग चेयरपर्सन और सदस्य की नियुक्ति में सिटिंग चेयरपर्सन। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की कंपोजिशन। 2020 रूल्स में कमेटी में जुडिशियल डोमिनेंस सुनिश्चित नहीं था। एक्ट में नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन का कोई जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो ट्रिब्यूनल्स की नियुक्तियों, फंक्शनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों को सुपरवाइज करे। जब तक यह नहीं बनता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक सेपरेट विंग बनाया जाए। ट्रिब्यूनल्स क्या है? ट्रिब्यूनल्स जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कानून द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ये ट्रेडिशनल कोर्ट्स की तुलना में तेजी से फैसले देने का प्लेटफॉर्म देते हैं और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर्स पर एक्सपर्टाइज प्रदान करते हैं। मतलब, ये विशेष मामलों को जल्दी और एक्सपर्ट तरीके से हैंडल करते हैं। अब इनकी जेनेसिस यानी शुरुआत। भारत में ट्रिब्यूनल्स की हिस्ट्री 1941 से शुरू होती है,
जब पहला ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया। ये टैक्स से जुड़े मामलों के लिए था और धीरे धीरे दूसरे ट्रिब्यूनल्स बने। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने आर्टिकल 323A और 323B को इंसर्ट किया, जो ट्रिब्यूनल्स से डील करते हैं। आर्टिकल 323A पार्लियामेंट को अथॉराइज करता है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए, जो पब्लिक सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन से जुड़े मामलों का फैसला करें। आर्टिकल 323B कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जैसे टैक्सेशन और लैंड रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स को ट्रिब्यूनल्स बनाने की पावर देता है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 323B के सब्जेक्ट मैटर्स एक्सक्लूसिव नहीं है और ये 7th शेड्यूल में स्पेसिफाइड किसी भी सब्जेक्ट पर एक्सटेंड हो सकते हैं। अब अपील्स के बारे में, वर्तमान में ट्रिब्यूनल्स को हाई कोर्ट्स के सब्स्टिट्यूट के रूप में या उनके सबऑर्डिनेट के रूप में बनाया गया है। पहले वाले में ट्रिब्यूनल्स के फैसलों पर अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है, दूसरे में अपील संबंधित हाई कोर्ट में सुनाई जाती है। चंदन कुमार केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील्स हाई कोर्ट्स की डिवीजन बेंच में अलाउड है। ट्रिब्यूनल्स की सिग्निफिकेंस यानी महत्व। पहला है स्पेशलाइजेशन। हर ट्रिब्यूनल को स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन दिया जाता है ताकि वो अपने डेजिग्नेटेड एरिया में केस सुने और फैसला करें। कुछ ट्रिब्यूनल्स के पास अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, मतलब वो लोअर अथॉरिटीज या गवर्नमेंट बॉडीज के फैसलों पर अपील सुनते हैं। दूसरा है स्पीडी रेजोल्यूशन। ये खासकर उन एरियाज में महत्वपूर्ण है जहां टाइमली डिसीजन क्रूशल है, जैसे सर्विस मैटर्स, टैक्स डिस्प्यूट्स और एनवायरमेंटल इश्यूज। तीसरा है रिड्यूस्ड केस लोड। स्पेसिफिक टाइप्स के केस हैंडल करके ट्रिब्यूनल्स ट्रेडिशनल कोर्ट्स पर बोझ कम करते हैं और ज्यूडिशियल बैकलॉग को एड्रेस करने में मदद करते हैं। चौथा है एक्सेसिबिलिटी। ट्रिब्यूनल्स जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है, पूरे देश में बेंचेस हैं, जिससे लोगों को आसानी से पहुंच मिलती है। पांचवा है एफिशिएंसी इन सर्विस मैटर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सर्विस रिलेटेड मैटर्स को तेजी से रेजल्व करते हैं। टाइमलाइन के जरिए भारत में ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण व्यवस्था के विकास के सफर को समझेंगे। सबसे पहले हम साल 1969 की बात करते हैं। उस समय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सिविल सेवा अधिकरण बनाए जाने चाहिए ताकि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों का समाधान हो सके। इसके बाद साल 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें आईं। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर संविधान में 42वां संशोधन किया गया। इसी बदलाव के जरिए हमारे संविधान में भाग 14A जोड़ा गया और अनुच्छेद 323A व 323B के तहत अधिकरणों को संवैधानिक आधार मिला। 1980 के दशक से भारत में अधिकरणों की बाढ़ सी आ गई। अलग अलग कानूनों के तहत कई ट्रिब्यूनल बनाए गए, जैसे कि प्रशासनिक मामलों के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और वित्तीय क्षेत्र के विवादों के लिए सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। इनका मकसद अदालतों का बोझ कम करना और विशेषज्ञों के जरिए फैसले सुनाना था। साल 2017 में फाइनेंस एक्ट यानी वित्त अधिनियम के माध्यम से एक बड़ा बदलाव किया गया। सरकार ने कार्यप्रणाली की समानता के आधार पर कई ट्रिब्यूनल का विलय कर दिया, जिससे उनकी संख्या 26 से घटकर 19 रह गई। साथ ही केंद्र सरकार को इनकी नियुक्ति और शर्तों से जुड़े नियम बनाने की शक्ति दी गई। अंत में साल 2021 के ट्रिब्यूनल सुधार कानून की बात करते हैं। इसके तहत सरकार ने 9 और अधिकरणों को पूरी तरह खत्म कर दिया और उनके कार्यों को वापस हाई कोर्ट जैसे मौजूदा न्यायिक निकायों को सौंप दिया। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकरणों की कार्यक्षमता बढ़ाना और अनावश्यक संस्थाओं को कम करना था। भारत में ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस पर बात करेंगे। सबसे पहले सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और ज्यूडिशियरी के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोवरेनिटी और ज्यूडिशियल सुप्रीमेसी के बीच इंटरप्ले स्थापित करता है। पार्लियामेंट पॉलिसीज, फाइनेंशियल एलोकेशंस और इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज पर डिबेट कर सकती है, लेकिन ज्यूडिशियरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और लीगैलिटी पर फैसला करती है। मतलब कोई भी ब्रांच अनलिमिटेड पावर नहीं रखती, सब एक दूसरे को चेक करती है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। यह एंकरिंग प्रिंसिपल है जो पार्लियामेंट और ज्यूडिशियरी के बीच रिजिड स्केल्स को रिजेक्ट करता है और दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे रखता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और दोनों इंस्टीट्यूशंस को उसके अनुसार काम करना पड़ता है। तीसरा है ज्यूडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 स्टेट को फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने वाली लॉज बनाने से रोकता है और ज्यूडिशियल रिव्यू के जरिए ज्यूडिशियरी किसी भी लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होने पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। चौथा है लिमिटेशंस ऑन पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर।
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को हर हाउस में आधे से ज्यादा सदस्यों का सपोर्ट चाहिए और प्रेजेंट एंड वोटिंग सदस्यों के 2/3 का। इसके अलावा स्टेट्स की पावर्स और जुडिशियरी को प्रभावित करने वाले अमेंडमेंट्स के लिए आधे से ज्यादा स्टेट्स की रेटिफिकेशन जरूरी है। आगे, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। 5वां है इम्यूनिटी टू द मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को प्रोटेक्शन देता है, जो पार्लियामेंट में कही या वोट की गई किसी बात के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग से इम्यून है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के कंडक्ट पर पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो सकता जब तक रिमूवल का मोशन अंडर कंसिडरेशन न हो। अंत में निष्कर्ष, हालांकि ज्यूडिशियल एक्टिविज्म और पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस के जरिए कोर्ट रूलिंग्स को ओवरराइड करने के इंस्टेंसेस हुए हैं, लेकिन एक हेल्दी कन्वेंशन जो हर इंस्टीट्यूशन की बाउंड्रीज का सम्मान करे जरूरी है ताकि कोई भी एब्सोल्यूट पावर न रखे। इस प्लेलिस्ट से आप इस महीने की मैगजीन से जुड़ी सभी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। लीगल एड इन इंडिया। हाल ही में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, जो 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था और हर साल नेशनल लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है, ने अपनी लागू होने की 30 साल पूरे कर लिए हैं। अब लीगल एड इन इंडिया की जर्नी देखते हैं। 1949 में बॉम्बे गवर्नमेंट कमेटी ने जोर दिया कि गवर्नमेंट का ड्यूटी है फ्री लीगल एड देना, जैसे कोर्ट फीस, लॉयर फीस वगैरह कवर करना। 1958 में 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने कहा कि फ्री लीगल एड स्टेट की ऑब्लिगेशन है। 1970 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एड और 1973 में एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट, जिसकी चेयर वी.आर. कृष्णा अय्यर ने की, ने लीगल एड के लिए स्टैट्यूटरी बेसिस की एडवोकेसी की। 1976 में लीगल एड को कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मलाइज किया गया, आर्टिकल 39A को इंसर्ट करके। 1980 में कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम स्थापित की गई, जस्टिस पी.एन. भागवती के अंडर, जो पूरे देश में लीगल एड प्रोग्राम्स को मैनेज करे। 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 एनेक्ट किया गया। हम भारतीय संविधान में कानूनी सहायता यानी लीगल एड से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझेंगे। एक लोक कल्याणकारी राज्य में न्याय सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसी सोच को हमारे संविधान के ये अनुच्छेद मजबूत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 39A की। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये राज्य को यह निर्देश देता है कि वह ये सुनिश्चित करे कि गरीबी या किसी अन्य अक्षमता के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने से वंचित न रह जाए, इसलिए राज्य मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 21 है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न फैसलों में ये स्पष्ट किया है कि मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार जीवन के अधिकार में ही अंतर्निहित एक मौलिक अधिकार है। बिना कानूनी मदद के एक गरीब व्यक्ति के लिए न्याय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तीसरा बिंदु है अनुच्छेद 22(1). यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह अनुच्छेद गारंटी देता है कि गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी वकील से परामर्श करने और उनके माध्यम से अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। अंत में आता है अनुच्छेद 14, जो समानता का आधार है। ये सुनिश्चित करता है कि भारत के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कानूनी सहायता इसी समानता को धरातल पर उतारने का एक माध्यम है। लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक्ट ने फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज देने के लिए 3 टियर सिस्टम स्थापित किया। पहला टियर है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा हेडेड है। दूसरा है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज यानी SLSA, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा हेडेड है। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज यानी DLSA, जो डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा हेडेड है। ये सिस्टम पूरे देश में लीगल एड को पहुंचाने के लिए काम करता है। अब फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल पर्सन्स, SC/ST मेंबर्स, महिलाएं और बच्चे, ट्रैफिकिंग या डिजास्टर्स के विक्टिम्स, मेंटली इल या डिसेबल्ड पर्सन्स, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, कस्टडी में पर्सन्स और वे जिनकी इनकम प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से नीचे है, जैसे सुप्रीम कोर्ट केसेज के लिए 5 लाख रुपए से कम। स्टेट्स एक्ट के तहत एलिजिबिलिटी का सीमा निर्णय कर सकते हैं, जो 1 लाख से 3 लाख तक हो सकता है। फिर लोक अदालतों की स्थापना। यह एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो केसेज को एम्केबल तरीके से सेटल करता है, जिसमें प्री लिटिगेशन मैटर्स भी शामिल है। मतलब कोर्ट जाने से पहले ही मामलों को सुलझाया जा सकता है। अब नालसा की रोल। पहला है पॉलिसी एंड स्कीम डेवलपमेंट। नालसा लीगल सर्विसेज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पॉलिसीज लेट डाउन करता है और स्कीम्स फ्रेम करता है। दूसरा है विक्टिम कंपेंसेशन। स्कीम्स जैसे
कंपेंसेशन स्कीम फॉर विमेन विक्टिम्स, सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, अदर क्राइम्स के जरिए नालसा सेक्सुअल असॉल्ट या अन्य क्राइम्स की विक्टिम या सर्वाइवर महिलाओं को कंपेंसेशन और सपोर्ट देता है। तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग। ये लीगल सर्विसेज लॉयर्स और पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए स्टैंडर्डाइज्ड सिलेक्शन प्रोसेस मैंडेट करता है और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप करता है। चौथा है प्रिजन लीगल एड। नालसा जेल लीगल एड क्लिनिक्स के फंक्शनिंग को ओवरसी करता है, जो लगभग सभी प्रिजनर्स में है। पांचवा है लीगल एड एंड असिस्टेंस। इसमें एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेस फी पेमेंट्स, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन जैसे ड्राफ्टिंग और ट्रांसलेशन और लीगल डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज शामिल है। छठा है सोशल जस्टिस लिटिगेशन जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उदाहरण के लिए नालसा ने एक PIL फाइल की जिससे सुप्रीम कोर्ट का 2014 का लैंडमार्क जजमेंट आया, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स को रिकग्नाइज करता है। नोट: फ्री लीगल सर्विसेज में बेनिफिशियरीज को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स एक्सेस करने में एड और एडवाइस देना भी शामिल है, ताकि उन्हें ओवरऑल जस्टिस मिले। लीगल एड इन इंडिया से जुड़ी चैलेंजेस पर बात करेंगे। पहली है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लीगल लिटरेसी। केवल 15% ग्रामीण निवासी इन फ्री लीगल सर्विसेज के बारे में जानते हैं, जैसा कि नालसा रिपोर्ट 2022 में कहा गया है। मतलब, लोगों को पता ही नहीं कि मुफ्त कानूनी मदद उपलब्ध है। दूसरी है सबस्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। गरीबों को मिलने वाली लीगल एड अक्सर पुअर लीगल एड बन जाती है, क्योंकि अपर्याप्त रेम्यूनरेशन, हाई वर्कलोड वगैरह की वजह से लॉयर्स ठीक से काम नहीं कर पाते। तीसरी है अंडरफंडिंग। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट 2024 ने फ्लैग किया कि भारत का पर कैपिटा फ्री लीगल एड स्पेंड क्रिटिकली लो है, यानी सिर्फ 0.75 रुपये प्रति व्यक्ति सालाना। चौथी है डिजिटल डिवाइड। हालांकि टेक प्रोग्राम्स जैसे टेली लॉ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लो डिजिटल लिटरेसी और अपर्याप्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उनकी इफेक्टिवनेस लिमिटेड है। उदाहरण के लिए केवल 33% ग्रामीण भारत में इंटरनेट एक्सेस है, जबकि शहरी इलाकों में 67%। पांचवी है लिमिटेड फिजिकल आउटरीच। ग्रामीण भारत में हर 10,000 लोगों पर एक लॉयर है, जबकि शहरी इलाकों में हर 1,000 पर एक, जो ग्रामीण इलाकों में कम उपलब्धता दिखाता है। अब निष्कर्ष: एक मजबूत लीगल एड सिस्टम के लिए बेहतर पब्लिक अवेयरनेस, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ काउंसल और एनहांस्ड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जरूरी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, पैरा लीगल वॉलंटियर्स को एम्पावर करना और वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए नीड्स बेस्ड अप्रोच अपनाना एक्सेस टू जस्टिस को काफी इम्प्रूव कर सकता है। अब लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत एक ADR फोरम है, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो पेंडिंग या प्री लिटिगेशन केसेज को सेटल करता है, जिससे जुडिशियल पेंडेंसी कम होती है। पहली बार गुजरात में 1982 में हुई और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, जिसे 2002 में अमेंड करके परमानेंट लोक अदालतों को स्थापित किया गया। लोक अदालत के 3 टाइप्स हैं। पहला है स्टेट लोक अदालत, लोकल कंडीशंस और नीड्स के मुताबिक ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। दूसरा है नेशनल लोक अदालत, क्वार्टरली कंडक्टेड, सभी कोर्ट्स में एक दिन में सेटलमेंट्स के लिए। तीसरा है परमानेंट लोक अदालत, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से जुड़े डिस्प्यूट्स के लिए कंपलसरी प्री लिटिगेटिव मैकेनिज्म देते हैं। ये कंपाउंडेबल क्रिमिनल या अन्य डिस्प्यूट्स हैंडल करता है, जैसे लेबर डिस्प्यूट्स। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज एक्सक्लूडेड है, जहां सेटलमेंट पॉसिबल नहीं। भारत का लीगल एड सिस्टम 2022-25 में 44.22 लाख लोगों तक पहुंचा और लोक अदालतों के जरिए 23.58 करोड़ केसेज रेजल्व किए। इसके अवार्ड्स फाइनल और बाइंडिंग है, कोई अपील नहीं। इसमें सिविल कोर्ट की पावर्स है, अपना प्रोसीजर सेट कर सकता है और कोई कोर्ट फी नहीं लगती। अगर यह वीडियो आपकी IAS तैयारी में मदद कर रही है, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो IAS की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन असेंट टू बिल्स। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 16वें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 के तहत में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर सहमति देने के लिए कोई निश्चित समय सीमा यानी डेडलाइन तय नहीं कर सकती। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग रुख अपनाते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित करने की बात कही थी। लेकिन अब इस नई बेंच ने पुराने रुख को बदलते हुए कुछ बेहद महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखे हैं। अनुच्छेद 200 और 201। सबसे पहले अनुच्छेद 200 को समझते हैं। जब राज्य की विधानसभा किसी बिल को पास करके राज्यपाल के पास भेजती है तो उनके पास मुख्य रूप से 4 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो बिल को अपनी सहमति दे दें, जिससे वो कानून बन जाए। दूसरा ये कि वो अपनी सहमति रोक लें, जिसका मतलब है कि बिल वहीं खत्म हो जाएगा।
तीसरा विकल्प ये है कि वो बिल को वापस विधानसभा को भेज दे ताकि उस पर फिर से विचार किया जा सके। और चौथा सबसे खास विकल्प ये है कि वो उस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख ले। अब बात करते हैं अनुच्छेद 201 की। ये तब लागू होता है जब राज्यपाल ने किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा हो। यहाँ राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प होते हैं। वो बिल को मंजूरी दे सकते हैं या उसे रोक सकते हैं या फिर राज्य सरकार को वापस विचार के लिए भेज सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि उन्हें कितने दिनों में अपना फैसला देना है। अदालत ने कहा है कि डीम्ड एसेंट यानी यह मान लेना कि समय बीत जाने पर विधेयक अपने आप पास हो गया है, हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अगर अदालत ऐसा करती है तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का न्यायिक अतिक्रमण माना जाएगा, जो हमारे लोकतंत्र के शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए दबाकर बैठ सकते हैं। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि विधेयकों पर बेवजह देरी करना संघवाद, विधायिका की इच्छा और संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। राज्यपाल को जनता द्वारा चुनी गई सरकार की इच्छा का सम्मान करना ही होगा। अदालत ने न्यायिक समीक्षा के बारे में भी स्पष्टता दी है। कोर्ट केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब ये साबित हो जाए कि राज्यपाल या राष्ट्रपति ने दुर्भावना के साथ काम किया है। यहाँ अदालत प्रक्रिया की जांच कर सकती है, लेकिन विधेयक के गुणों या मेरिट पर सवाल नहीं उठा सकती। एक और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण ये दिया गया है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेना अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति का व्यक्तिगत संतोष ही ऐसे मामलों में पर्याप्त माना जाएगा। इन प्लेलिस्ट्स के जरिए आप सभी महीनों की विजन IAS मैगजीन की पूरी वीडियो सीरीज देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द जुडिशरी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर एक व्हाइट पेपर जारी किया है। ये रिपोर्ट बताती है कि अदालतों में AI का इस्तेमाल कितना सुरक्षित है और इससे क्या चुनौतियां जुड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं AI से जुड़ी चुनौतियों और जोखिमों की। पहली बड़ी समस्या है अत्यधिक निर्भरता। अगर जज पूरी तरह AI पर निर्भर हो गए तो मानवीय समझ और विवेक कमजोर पड़ सकता है। दूसरी समस्या है हेलुसिनेशन, जिसका मतलब है कि AI कभी कभी पूरी तरह गलत जानकारी या फर्जी कानूनी केसों का हवाला दे देता है, जैसे अमेरिका के रॉबर्टो माटा बनाम एवियंका केस में हुआ था। तीसरी और गंभीर समस्या है एल्गोरिदमिक पक्षपात। रिपोर्ट में कॉम्पस टूल का उदाहरण दिया गया है, जिसमें अमेरिका में नस्लीय भेदभाव देखा गया था। आंकड़ों के अनुसार जब ऐसे टूल्स का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि अश्वेत प्रतिवादियों को AI द्वारा श्वेत प्रतिवादियों की तुलना में लगभग 2 गुना हाई रिस्क श्रेणी में रखा गया था, जबकि वास्तविकता अलग थी। इसके अलावा डीपफेक और डेटा गोपनीयता का भी बड़ा खतरा है। भारत और दुनिया भर में इस दिशा में असल में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे पहले अपने देश भारत की बात करते हैं, जहां न्यायपालिका को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई है। भारत में ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत AI टूल्स का उपयोग पेंडिंग केसों और प्रशासनिक देरी को कम करने के लिए किया जा रहा है। जजों की मदद के लिए SUPACE नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया है, जो केस के रिकॉर्ड्स का सारांश तैयार करने में मदद करता है ताकि जजों की कार्यक्षमता बढ़ सके। एक और बहुत ही प्रभावशाली सॉफ्टवेयर है सुवास, जिसने अब तक सुप्रीम कोर्ट के 36,000 से भी ज्यादा फैसलों का 19 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है। इसके अलावा अदालती कार्यवाही की लाइव रिकॉर्डिंग के लिए टेरीज और कानूनी शोध के लिए लेग्रा जैसे सिस्टम भी काम कर रहे हैं। अब अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो पूरी दुनिया इस तकनीक को अपनाने और रेगुलेट करने में लगी है। यूनेस्को ने AI की नैतिकता और कानून के शासन पर एक वैश्विक टूलकिट जारी की है। OECD ने 2019 में ही AI के सिद्धांतों को प्रकाशित कर दिया था, जो इस क्षेत्र में पहला अंतर सरकारी मानक माना जाता है। यूरोपीय संघ अपने EUI एक्ट के जरिए उच्च जोखिम वाले न्यायिक AI सिस्टम को नियंत्रित कर रहा है। वहीं ब्राजील का एथोस और सिंगापुर का लॉनेट AI जैसे राष्ट्रीय मॉडल दुनिया के लिए बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य सुझावों की। रिपोर्ट कहती है कि अदालतों को अपनी AI एथिक्स कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें तकनीकी और कानूनी दोनों विशेषज्ञ हों। दूसरा सुझाव ये है कि अदालतों को बाहरी टूल्स के बजाय अपने खुद के इन हाउस AI सिस्टम विकसित करने चाहिए ताकि डेटा सुरक्षित रहे। तीसरा, एक औपचारिक एथिकल AI पॉलिसी होनी चाहिए जो ये तय करे कि AI का उपयोग कहां और कैसे किया जा सकता है। इसके साथ ही रिपोर्ट AI के उपयोग को पारदर्शी बनाने और कर्मचारियों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण देने की भी बात करती है। अगर संभव हो तो वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।
प्रिजन्स इन इंडिया 2025 रिपोर्ट। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने प्रिजन्स इन इंडिया 2025 नाम की एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट हमारी जेलों की स्थिति और वहां सुधार की जरूरत पर रोशनी डालती है। सबसे पहले जेल प्रशासन के शासन को समझते हैं। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची के तहत जेलें पूरी तरह से राज्यों के विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इसी वजह से अलग अलग राज्यों के जेल नियमों में विविधता देखने को मिलती है। हालांकि भारत संयुक्त राष्ट्र के नेल्सन मंडेला नियमों का पालन करता है, जो कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार और जेल संस्थानों के मानवीकरण की वकालत करते हैं। अब बात करते हैं जेलों की सबसे बड़ी चुनौती यानी ओवरक्राउडिंग की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी जेलों में कैदियों की संख्या उनकी क्षमता से 131.4% अधिक है। दुखद बात यह है कि हर 4 में से 3 कैदी अंडर ट्रायल यानी विचाराधीन है, जिनका दोष अभी साबित नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर ओपन जेलों का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, जहां ऑक्यूपेंसी रेट सिर्फ 74% है। रिपोर्ट में जेलों में व्याप्त रूढ़िवादिता और जातिगत भेदभाव पर भी चिंता जताई गई है। कई जेल मैनुअल आज भी साफ सफाई के काम को नीचा बताते हैं, जो श्रम के पदानुक्रम को बढ़ावा देता है। कुछ जगहों पर तो जाति के आधार पर काम सौंपा जाता था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुकन्या शांता केस में असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसके अलावा मजदूरी में भी बहुत बड़ा अंतर है, जहां मिजोरम में ये सिर्फ 20 रुपये है, वहीं कर्नाटक में 524 रुपये तक है। महिला कैदियों की स्थिति पर रिपोर्ट कहती है कि उनके पास प्रजनन विकल्प के स्पष्ट अधिकार नहीं है और उन्हें अक्सर खाना बनाने जैसे घरेलू कामों तक ही सीमित रखा जाता है। अंत में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कैदियों को मिलने वाली कानूनी सहायता भी बहुत प्रभावी नहीं रह पाती है। मॉडल यूथ ग्राम सभा। हम ग्रामीण शासन और लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाली एक बहुत ही नई और प्रेरक पहल के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मॉडल यूथ ग्राम सभा। इसे पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू किया है। ये पहल मुख्य रूप से जनभागीदारी को मजबूत करने और स्थानीय शासन में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए शुरू की गई है, जहां छात्र असली ग्राम सभा की तरह कृत्रिम या सिमुलेटेड सत्र आयोजित करेंगे। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि छात्र छोटी उम्र से ही सहभागी शासन का महत्व समझ सकें। ये पूरी पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के साथ मेल खाती है और इसे मुख्य रूप से जवाहर नवोदय विद्यालयों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और राज्य सरकार के स्कूलों में लागू किया जाएगा। यहाँ आपको 2 तरह के स्कूलों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में इनसे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय वे आवासीय स्कूल हैं जिन्हें 1986 की शिक्षा नीति के तहत ग्रामीण बच्चों को उनके सामाजिक आर्थिक स्तर की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बनाया गया था। दूसरी ओर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय उन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं जहां एसटी जनसंख्या 50% से अधिक है और कम से कम 20,000 जनजातीय लोग रहते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नॉनेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूलें।